नमस्कार दोस्तों, बीपीएनएल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चा देते समय और उसके पश्चात गाय की देखभाल के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जो गाय या भैंस है जो बच्चा देती है तब कैसे देखभाल करनी चाहिए, उसके बाद में बच्चा देने के बाद में और उससे पहले हमें गाय की कैसे देखभाल करनी चाहिए। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है जो प्रसव कक्ष है, जो प्रसव कक्ष है उसको जीवाणु रहित करना। किन कारणों के लिए हमें उसे जीवाणु रहित करना चाहिए। जो प्रसव कक्ष है जिसमें गाय या भैंस ब्याती है, जो कक्ष होता है उसको जीवाणु रहित क्यों करते हैं, किन कारणों से करते हैं कि जिससे जो पशु है उनमें बीमारियां ना हो पाए। तो क्या होता है, प्रसव कक्ष को जीवाणु रहित करना। जो प्रसव कक्ष है उसको जीवाणु रहित करना। तो हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले पॉइंट कि जो मादा होती है, जो प्रसव के लिए गाय भैंस है जो मादा होती है वो किसी रोग से ग्रसित न हो पाए। जो प्रसव कक्ष है उसको जीवाणु रहित क्यों करते हैं। जो मादा पशु है जिससे प्रसव होगा वो किसी जीवाणु से ग्रसित ना हो पाए। कौन से जीवाणु से यानी कौन सी बीमारियों से ग्रसित ना हो पाए कि जैसे मान लो मेस्टाइटिस है, थनैला रोग है, एक होता है पायोमेट्रा। कौन सा? पायोमेट्रा। पायोमेट्रा है या इसे मेस्टाइटिस जो थनैला रोग है उसे क्या बोलते हैं, मेस्टाइटिस। और जो पायोमेट्रा है उसे जिस इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमें, मेस्टाइटिस। तो इस वजह से हम जो कक्ष है उसको जीवाणु रहित करते हैं कि जिससे जो मादा है वो जिससे उसके थनैला रोग ना हो पाए। और जो पायोमेट्रा है वो पायोमेट्रा कौन सा, रिटेक्शन ऑफ प्लेसेंटा, जिससे जेर की वजह से जिससे जो पशु के ब्याने के बाद जो जेर आती है उससे उसके जो गर्भाशय में जो संक्रमित ना हो पाए गर्भाशय, इस वजह से उसको जो कक्ष है उसको कैसा रखा जाता है, साफ सुथरा रखा जाता है। फिर आता है कि जो नवजात बच्चा है वो किसी रोग से ग्रसित ना हो पाए। कौन से रोगों से कि नेवल क्लैम्प है, नाभि की सूजन। जो नाभि की सूजन है कि किसी वजह से मान लो कि जो पशु है जो वो मादा है उसके पैर के नीचे से दबने से उसकी नाभि किसे बोलते हैं, सुंडी। वो जो नाभि है वो टूट जाए या किसी पत्थर की वजह से लग जाए तो उसके सूजन ना पाए, उससे संक्रमित ना हो पाए। फिर होता है कि निमोनिया होता है छोटे नवजात बच्चों में निमोनिया होता है। जो क्या होता है, फेफड़ों में सूजन की वजह से होता है, फेफड़ों में सूजन की वजह से। फिर आता है कि तीसरा पॉइंट आता है कि प्रसव जो कक्ष है उसको जीवाणु रहित क्यों रखा जाता है। तीसरा आता है जो मक्खियां हैं उनके काटने से जो पशुओं के होने वाले रोग हैं, जो मच्छर मक्खियां चींचड़े हैं उनसे जो पशुओं के काटने से जो रोग होते हैं उसको बचाने के लिए जो प्रसव कक्ष है उसको जीवाणु रहित किया जाता है। तो उनसे मच्छर और मक्खियों से कौन से रोग होते हैं कि एक तो मलेरिया होता है, मलेरिया किनसे कि जो मक्खियां हैं, मच्छर मक्खियां हैं उनसे मलेरिया फैलता है। एक होता है थलेरिया, जिसे थलेरिया किनसे होता है, जो चींचड़े होते हैं,
जो चमड़ी के अंदर घुस जाते हैं, चीचड़े होते हैं जो चमड़ी के अंदर घुस जाते हैं, उनसे बचाने के लिए जो प्रसव कक्ष है उसको जीवाणु रहित किया जाता है, जिससे पशु के क्या ना हो, मलेरिया ना हो, और जो चीचड़े होते हैं उनसे काटने से जो बीमारी होती है थैलेरिया वो ना हो पाए, इसलिए भी जो प्रसव कक्ष है उसको जीवाणु रहित किया जाता है, उसको भी जीवाणु रहित किया जाता है। फिर चौथा पॉइंट आता है कि जो पशु होता है उसको तनाव मुक्त रखने के लिए कि ज्यादा डिप्रेशन में ना रहे, ज्यादा तनाव युक्त ना रहे, उससे और अच्छे उत्पादन के लिए क्या किया जाता है, जो प्रजनन संबंधित जो बीमारियां है, प्रजनन संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे मुक्ति के लिए क्या किया जाता है, प्रसव कक्ष को जीवाणु रहित किया जाता है कि पशु तनाव में ना रहे, तो जिससे उससे क्या होगा, हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसे, जो प्रसव जो मादा है ब्याने के बाद में उससे उत्पादन हमें अच्छा होगा। किस कारण से होगा, जब हम जो प्रसव कक्ष है उसको जीवाणु रहित करेंगे, उनसे जो प्रसव कक्ष में जो बीमारियां फैलती है अगर उसका रोकथाम हो जाए तो क्या होगा कि पशु तनाव मुक्त रहेगा और उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। फिर अब इसके बाद में आता है कि जो प्रसव कक्ष है, हमने बात की कि जो प्रसव कक्ष है उसको जीवाणु रहित क्यों किया जाता है, किन कारणों की वजह से उसको जीवाणु रहित किया जाता है। फिर आता है कि जो प्रसव कक्ष है वो उसको प्रसव कक्ष को जीवाणु रहित करने के तरीके, कि जो जीवाणु है जो फैलती है ये बीमारियां, उनको कैसे रोका जाए, उनका रोकथाम कैसे किया जाए। तो दूसरा पॉइंट आता है प्रसव कक्ष को जीवाणु रहित करने के तरीके। कौन सा पॉइंट आता है, प्रसव कक्ष को जीवाणु रहित करने के तरीके, कि किन तरीकों से हम प्रसव कक्ष को जीवाणु रहित कर सकते हैं जिसमें जीवाणु ना फैल पाए और पशु के जो मादा पशु है उसके और जो नवजात बच्चा है उसके बीमारी ना हो पाए। तो पहला पॉइंट आता है कि जो प्रसव कक्ष है उसकी मरम्मत समय समय पर करवानी चाहिए, कि जो कक्ष बनाया हुआ है जब प्रसव करवाया गया है मादा पशु से, वहां उस कक्ष की मरम्मत समय समय पर करवानी चाहिए। क्यों करवानी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, चीचड़े नहीं होंगे, जिस कौन सी बीमारियां होती है चीचड़ों से, जो थैलेरिया, जिसे क्या बोलते हैं थैलेरिया, वो बीमारी नहीं होगी। और क्या होता है कि जो मच्छर है, मच्छरों से कौन सी मलेरिया बीमारी होती है, कि कीचड़ होता है पशुओं के द्वारा, जो पशुओं के द्वारा मलमूत्र द्वारा जो कीचड़ फैलता है उससे क्या होता है कि अगर समय समय पर साफ सफाई और उसकी मरम्मत हो तो उनसे बचा जा सकता है, किन बीमारियों से, जो चीचड़ों के द्वारा होती है, मच्छरों के द्वारा होती है। फिर आता है अगला पॉइंट कि जो प्रसव कक्ष है, जो प्रसव कक्ष है उसकी समय समय पर सफेदी करवानी रहनी चाहिए, कि जो कक्ष है उसकी समय समय पर अगर हम सफेदी करवाते रहेंगे तो क्या होता है कि जो खड्डे होते हैं दीवार में, जो दीवार में खड्डे होते हैं उनमें क्या होता है कि जो चीचड़े होते हैं, जो जिससे थैलेरिया बीमारी होती है पशु के, तो वो क्या होता है कि दीवार के अंदर चले जाते हैं, तो उसके कुछ समय बाद वापस निकल के पशुओं को काटने लग जाते हैं, उसका खून चूसते हैं। तो समय समय पर उसकी सफेदी करवाती रहने चाहिए। फिर आता है कि तीसरा पॉइंट आता है जो प्रसव कक्ष है, जो प्रसव कक्ष है उसमें हवा का आवागमन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, कि हवा है, जो बाहर की हवा है वो उसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी पंखे लगे होने चाहिए। तो जो प्रसव कक्ष है उसमें मादा को अच्छा फील होगा, वो तनाव मुक्त रहेगी। कि जो हवा के लिए जो खिड़कियां हैं, जिस साइड से हवा चलती है उसकी खिड़कियां लगी होनी चाहिए और रोशनदान के दरवाजे बने होने चाहिए, जिससे क्या हो कि धूप आ सके, जहां रोशनी जो धूप की किरणें हैं वो उस कक्ष में आ सके, जिससे हमें क्या होगा, उन मच्छरों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। फिर चौथा पॉइंट आता है कि जो प्रसव कक्ष है, जो प्रसव कक्ष है उसमें रोशनी
सीधी पड़नी चाहिए, सूर्य की किरणें है वो सीधी पड़नी चाहिए, किसमें, प्रसव कक्ष में। फिर 5वां पॉइंट आता है कि जो प्रसव कक्ष है उसमें अच्छी क्वालिटी की बिछावन होनी चाहिए। यानी हम बिछावन एक तो मिट्टी से भी कर सकते हैं, एक तो बिछावन मिट्टी से भी कर सकते हैं, या कोई घास फूस डाल के भी पशु के नीचे बिछावन कर सकते हैं। कोई कक्ष है उसमें मिट्टी डली हुई हो, लेकिन वो मिट्टी अगर के कोई पशु ब्याया है, प्रसव करवाया है, तो उसकी हमें मिट्टी टाइम टाइम पे बदलते रहना चाहिए एक दूसरे दिन। अगर किसी पशु का गर्भपात हुआ हो, तो उसे जो हमने बिछावन बिछाई है, घास फूस बिछाया है, तो उसे जला देना चाहिए, क्योंकि जब गर्भपात होता है तो वो एक से दूसरे पशु में फैलता है, तो जो बिछावन होती है उसे जला देना चाहिए। फिर छठा पॉइंट आता है कि जो प्रसव कक्ष है उसमें अगर किसी जो मादा पशु है कि ब्याने वाला है, उस प्रसव कक्ष में हमें उसे ले जाना है, उसमें प्रसव करवाना है, तो उससे पहले हमें किसका DTH और BSC का छिड़काव करना चाहिए। DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरोफेनाइल और ट्राइक्लोरोइथाइन। तो DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरोफेनाइल ट्राइक्लोरोइथाइन। तो क्या है कि जो मादा पशु है उसको दूसरे कक्ष में, अगर प्रसव कक्ष में बांधते हैं, तो उससे पहले हमें किसका छिड़काव करना चाहिए, DDT और BSC का, यानी DDT का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथाइन। क्या नाम है, डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथाइन। BSC का पूरा नाम है, जो BSC है, BSC का पूरा नाम है बेंजा हेक्सा क्लोराइड। BSC का पूरा नाम है बेंजा हेक्सा क्लोराइड। तो इसका हमें छिड़काव करना चाहिए। साथ ही जो ब्रश है, इसका छिड़काव करने के बाद जो फर्श है उसको फिनाइल से अच्छी तरीके से धोना चाहिए, जिससे जो जीवाणु कीटाणु मर जाएंगे और वह स्वच्छ जीवाणु रहित हो जाएगा। जो कक्ष है वो जीवाणु रहित हो जाएगा। फिर आता है कि जो पशु कक्ष की जो नाद, यानी नाद का मतलब है थान, जिसमें पशु चारा चलता है, उसको पानी के बर्तन हो, खेली हो, उनको अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए और समय समय पर साफ करना चाहिए। किसको, जो पशु चारा चलता है, जिस थान में पशु चारा चलता है, और जो पानी पीने की खेली है, उनको समय समय पर साफ कर देना चाहिए। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जब जो प्रसव कक्ष है, जब तक पशु रहे तब तक नियमित दिन में या 2 या 3 बार गोबर आदि को उठावे। क्या होता है कि गोबर, मान लो कि जो प्रसव कक्ष है उसमें पशु ने गोबर किया, अगर आपने गोबर नहीं उठाया, तो पशु वहां पर उस पे घूमे फिरेगा, तो टुकड़ों में बट जाएगा, फैल जाएगा, और साथ ही वहीं पर मूत्र करेगा, यानी पेशाब करेगा, तो वो कीचड़ हो जाएगा, जिससे जीवाणु पनपने का खतरा रहता है। तो हमें इसकी जब गोबर करें तो उसे टाइम पर नियमित रूप से 2 या 3 बार दिन में उठाना
चाहिए। फिर इसके बाद में आती है जो प्रसव के बाद में जो होती है बिछावन होती है, जो बिछावन बिछी होती है प्रसव के पहले, जब तक प्रसव करवाया है पशु का, जो बिछावन बिछी होती है उसे प्रसव के बाद में हटा देना चाहिए, उसे बदल देना चाहिए। कि जो पहले बिछावन बिछाई थी हमने पशु, जो मादा पशु है उसका प्रसव हो गया, अब उसे बिछावन को बदल देना चाहिए। फिर आता है जो प्रसव कक्ष की दीवारें हैं वो साफ और चिकनी होनी चाहिए, इनकी भी नियमित सफाई करें। तो साफ और चिकनी क्यों होनी चाहिए? कि मैंने पहले बताया जो मच्छर है, जो चीचड़ है, जो थलेरिया रोग होता है जिससे पशु में, जिससे जो चमड़ी के अंदर घुस जाते हैं और पशु का खून चूसते हैं, तो वो क्या होता है कि दीवार में अंदर चले जाते हैं। तो क्या इससे क्या होता है कि उसकी साफ सफाई, साफ सुथरी और साफ सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए। अब हमने बात की कि जो प्रसव कक्ष है, जो प्रसव कक्ष है उसको जीवाणु रहित क्यों करना चाहिए, कि कौन कौन सी बीमारियां होती है पशुओं में। और इसके बाद में हम बात की कि कौन कौन से तरीके हैं कि जो प्रसव कक्ष है उसको जीवाणु रहित कर सके। अब इसके बाद में आता है तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रसव के लक्षण। प्रसव के लक्षण कि जब पशु ब्याता है, जब पशु प्रेग्नेंट और ब्याने का टाइम आ गया है ना, पूरा पीरियड हो गया, उस तब हमें कौन से लक्षणों से हमें मालूम हो कि पशु ब्याने वाला है। कि पशु को देख के क्योंकि पशु बोल के पता नहीं सकता, तो क्या होता है कि हमें मालूम करना होता है कि पशु ब्याएगा, कि पशु अब ब्याएगा। तो कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी स्थिति दर्शाता है पशु कि जिससे हमें पता चल सके कि पशु ब्याने वाला है। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो गर्भित पशु है, जो गर्भित पशु है वो ब्याने की प्रसव पीड़ा शुरू होते ही पशु उस झुंड से अलग हो जाता है। जब प्रसव पीड़ा स्टार्ट होती है, प्रसव पीड़ा स्टार्ट होती है, प्रसव होने से पहले जो पीड़ा स्टार्ट होती है, जो दर्द होता है उसके, तो जब शुरू होती है तो क्या होता है कि जब अगर झुंड में है पशु, अगर पशु खुला है और झुंड में है, तो उस झुंड में से पशु अलग हो जाता है, उस झुंड में से पशु अलग हो जाता है तथा एकांत में रहना पसंद करता है। एकांत में रहना पसंद करता है और उस झुंड में से अलग हो जाता है। फिर आता है दूसरा पॉइंट कि जो पशु है वो बेचैनी महसूस करता है तथा खाना पीना छोड़ देता है, उसे बेचैनी होती है। जब पशु पीड़ा स्टार्ट होने के बाद में पशु क्या होता है, उसके बेचैनी होती है और खाना पीना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसके दर्द होता है, उसे अजीब लगता है, एक बेचैनी सी होती है पशु के, तो इस वजह से वो खाना पीना छोड़ देता है और झुंड से अलग हो जाता है। अब इसके बाद में आता है कि जो पशु के अयन है, जो अयन है, अडर है, गादी होती है, तो उसका आकार बढ़ जाता है। जो पशु की जो गादी होती है, पशु की जो गादी होती है, यहाँ गादी होती है, वो कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। कैसी हो जाती है? पशु की गादी बड़ी हो जाती है तथा जो थन होते हैं वो सीधे खड़े हो जाते हैं, वो थन सीधे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दूध नीचे उतर जाता है, इस वजह से वो नीचे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। तथा कई गायें ऐसी हैं शॉर्ट मिलकर की जो बहुत ज्यादा दूध देती है, बहुत ज्यादा दूध देती है। तो उनमें क्या होता है कि जब ये स्थिति आती है प्रसव वाली, जब प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाती है, बेचैनी महसूस होने लगती है, वो झुंड से अलग हो जाती है, तो ऐसी गाय में शॉर्ट मिलकर गाय जो बहुत ज्यादा दूध देती है, तो उनमें क्या होता है कि दूध ही ऑटोमेटिक ही नीचे गिरने लगता है। जो अडर से, जो गादी से, थनों से दूध क्या होता है कि एक तो दूध जो बहुत लिमिट का दूध देती है, तो उन गायों में दूध निकालना पड़ता है। लेकिन शौक मिलकर ऐसी गायें होती हैं, विदेशी गाय जो बहुत ज्यादा दूध देती है, तो उनके क्या होता है कि वो दूध ऑटोमेटिक ही नीचे गिरने लगता है, दूध ऑटोमेटिक ही नीचे गिरने लगता है। इसके बाद में आता है चौथा पॉइंट कि जब पशु के ब्याने के एक दिन पूर्व, जब पशु ब्याता है, पशु
ब्याता है तो उसके एक दिन पूर्व ही क्या होता है कि जो उसके लिगामेंट और टेंडन होते हैं, जो पीछे वाले लिगामेंट टेंडन जो पुट्टे वाले होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, खड्डे पड़ जाते हैं। उसमें क्या होता है, खड्डे पड़ जाते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं पुट्टे टूटना, जिसे कहते हैं पुट्टे टूटना। क्योंकि जो पुट्टे हैं, जो पशु के पुट्टे हैं, कि मान लो कि ये बोन है, ये पुट्टे हैं जो कुल्ले की हड्डी जिसे बोलते हैं, तो इनमें क्या होता है कि खड्डे हो जाता है, इसमें खड्डा हो जाता है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, पुट्टे टूटना कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है 5वां पॉइंट कि जो पशु के प्रसव है, तो प्रसव होने से पहले जो पशु का जो वल्वा है वो कैसा हो जाता है, फूल कर बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, वो वल्वा की साइज बढ़ जाती है तथा वह फूल जाता है। जो वल्वा होता है पशु का वो फूल जाता है। फिर 6वां पॉइंट आता है कि जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आता है, जैसे जैसे पशु के प्रसव का जो कि पशु ब्याने वाला है वो समय नजदीक आता है, तो पशु बार बार मूत्र त्याग करता है, पशु बार बार पेशाब करता है, बार बार उठता है बैठता है, पशु बार बार उठता है बैठता है। कि पशु की अब 1, 2, 4 घंटे में ब्याने वाला है कि बिल्कुल नजदीक आ गए समय, तब क्या करता है पशु बार बार पेशाब करता है और कभी उठता है कभी बैठता है, और जो उसको बांध के रखते हैं हम खूंटे के, तो उसके चारों तरफ राउंड राउंड घूमने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने पेट पर भी लात मारने लगता है, क्योंकि उसके दर्द स्टार्ट हो जाता है, प्रसव की लास्ट वाली स्टेज स्टार्ट हो जाती है कि अब उस ब्याने का समय आ गया, तब ऐसी क्रिया करता है। फिर आता है कि 7वां पॉइंट आता है कि जो वल्वा है उससे गाढ़ा गाढ़ा म्यूकस तरल पदार्थ बाहर निकलने लगता है, पानी की तरह। कि बाहर जो मूत्र के साथ क्या होता है कि मूत्र है तरल, बिल्कुल तरल पदार्थ पानी की तरह, लेकिन जो म्यूकस है वो गाढ़ा गाढ़ा बाहर आने लगता है जब पशु किससे, वल्वा से, जब पशु ब्याने वाला हो तब। जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं सील का पिघलना, सर्वाकल सील का पिघलना कहते हैं। जो म्यूकस बाहर आता है, जो म्यूकस बाहर आता है पहली बार, उसे क्या कहते हैं, सर्वाकल सील का पिघलना, उसे कहते हैं सर्वाकल सील का पिघलना। जो म्यूकस बाहर आता है फर्स्ट बार जब पशु ब्याता है उससे जस्ट थोड़ी देर पहले, तो उसे क्या कहते हैं, सर्वाकल सील का पिघलना, उसे कहते हैं सर्वाकल सील का पिघलना। फिर लास्ट पॉइंट है कि जो पशु है वो खड़ा या बैठकर जोर लगाता है, उसे क्या करता है, जब पशु या तो खड़ा हो या बैठकर जोर लगाता है। इसके साथ ही क्या होता है कि जो प्रसव क्रिया स्टार्ट होती है तब पहले आता है कौन सा, फर्स्ट वाटर वेग, जिसे कहते हैं पेशाब की थैली, जो आता है ना कि उसमें पेशाब भरा हुआ हो, एक थैली है उसमें, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट वाटर वेग कहते हैं। तो आज हमने जाना कि जो बच्चा देते समय गाय की देखभाल, उसके पश्चात कैसे देखभाल करनी चाहिए, और जो कक्ष होता है उसको जीवाणु रहित क्यों करना चाहिए, और साथ ही किन तरीकों से हम उस कक्ष को जीवाणु रहित रख सकते हैं। फिर इसके बाद में हमने देखा कि उसके प्रसव के लक्षण क्या क्या है, जब पशु ब्याता है तो उसके लक्षण क्या क्या है, उसके लक्षण क्या क्या है। तो कि वो ब्याता है उससे पहले हमें कैसा महसूस होता है कि क्या होता है कि पशु हमें बोलकर बता नहीं सकता, तो हमें ही जानना पड़ता है कि पशु के कौन से लक्षण ऐसे हैं कि हमें ये मालूम हो कि पशु ब्याने वाला है। तो आज हमने ये बात की, तो धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.